आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे भारत की जनजाति गोंड के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है भारत की जनजातियों के बारे में, नागा और भील लोग हम लोग स्टडी कर चुके थे और आज का जो अपना टॉपिक है वो है गोंड जनजाति। भारत में रहने वाली जो गोंड जनजाति है वो भारत की जनजातियों में सबसे बड़ा हिस्सा रखती है। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। अगर इसकी जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनगणना 2001 के अनुसार गोंड जनजाति की जो जनसंख्या थी वो थी 80 लाख से ऊपर और वर्तमान समय में यह जो जनजाति है वो 1 करोड़ के आसपास इसके लोग अपने भारत देश में निवास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका निवास क्षेत्र, कि भारत देश में गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है। तो गोंड जनजाति जो है वो भारत देश में, जैसा कि मैंने आपके सामने मैप भी बना रखा है, कर्नाटक से लेकर के कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, बिहार, इन राज्यों में, पश्चिमी बंगाल में भी इसका कुछ हिस्सा आ जाता है। असम नहीं, बिहार और पश्चिमी बंगाल में गोंड जनजाति निवास करती है। इन क्षेत्रों में भी मुख्य रूप से यह जनजाति जो है वो विशेष रूप से जो एमपी यानी मध्य प्रदेश और बस्तर पठार का जो भाग है वहां मुख्य रूप से गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। यानी यह जो जनजाति है वो भारत देश, हम कह सकते हैं कि मध्य भारत में, और मध्य भारत में भी मध्य प्रदेश और बस्तर पठार क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है। इस क्षेत्र की जलवायु के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करती है और इसी जलवायु के आधार पे इसके कार्य भी होते हैं। यानी इनकी जो अपने दिनचर्या का जो कार्य है वो भी यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंध पे निर्भर करता है। और इनका मुख्य कार्य अगर हम देखें तो कृषि कार्य, आखेट करना, और ये लोग इन लोगों के क्या है, मुख्य कार्य है। यानी उष्णकटिबंध क्षेत्र होने के कारण या इसके साथ साथ इनको उपयुक्त जलवायु प्राप्त होने के कारण जो गोंड जनजाति है वो कृषि कार्य जो है वो मुख्य रूप से करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, बस्तर पठार और इन क्षेत्रों में जो मैंने आपको बताया कि यह मुख्य रूप से निवास करती है, तो इन क्षेत्रों में गोंड जनजाति के अलग अलग वर्ग भी निवास करते हैं। यानी मुख्य रूप से वह जनजाति कौन सी है, वो है गोंड जनजाति, लेकिन इसके अलग अलग वर्ग भी, जैसे मारिया, ये क्या है, इसका एक वर्ग माना जाता है। मूरिया, परजा, भटरा, डोकरा, ये क्या है, गोंड जनजाति के अलग अलग वर्ग हैं, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग गोत्र क्या है, गोंड जनजाति के हैं, जो मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं, मध्य प्रदेश एवं बस्तर पठार में। जबकि इसके अलावा भी मैंने आपको कई स्टेट्स के नाम भी बताए हैं और लिखवाए हैं। तो ये हो जाते हैं इसके निवास क्षेत्र। अब हम बात करते हैं इनकी बस्तियों के बारे में, इनका जो सेटलमेंट या हम कहें कि इनका जो आवास होता है वो किस तरह का होता है। तो इन लोगों का आपस में कई घरों का एक समूह होता है जिसे पल्ली या हम कहें इंग्लिश में हैमलेट्स भी बोला जाता है। तो उन या हम कहेंगे बड़ा मोहल्ला जो होता है, इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे गांव भी होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, टोला कहा जाता है। यानी ये शब्द जो आपके सामने आ रहे हैं ये आप ध्यान में रखिए कि गोंड जनजाति का एक छोटा गांव जिसे क्या कहा जाता है, टोला कहा जाता है। यानी इनका जो एक मोहल्ला होता है उसे तो नंगला या पल्ली, नंगले या पल्ली, ये तो क्या हो गया, घरों का एक समूह हो गया, या हम कह सकते हैं एक मोहल्ला हो गया। और जो इनके छोटे छोटे गांव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टोला कहा जाता है। ये लोग अपना जब टोला बसाते हैं तो उससे पहले उस क्षेत्र में ढाल की दिशा, यानी किस दिशा की ओर उस क्षेत्र का ढाल है, इसके अलावा वहां की जलवायु, आसपास उनके पानी का प्रबंध, ये सब लोग अपने आवास से पहले ये देखते हैं कि आसपास की भूमि कैसी होगी जिसपे इनको मुख्य कार्य क्या, कृषि कार्य करना होगा। तो ये अपना टोला बसाने से पहले ये सब सुविधाएं उस क्षेत्र में देखते हैं। इसके अलावा इनके आवास क्षेत्र की एक मुख्य विशेषता होती है कि एक इनके जो छोटा सा गांव या टोला जो है उसमें एक स्पेशल घर भी होता है या एक स्पेशल जगह भी होती है जिसमें युवक और युवतियां रहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, धोतुल। यानी आपके सामने शब्द आ सकता है कि धोतुल किस जनजाति से संबंधित है, या हम कहें कि धोतुल है तो ये क्या है, युवक गृह है। इससे पहले भी
मैंने आपके सामने नागा जनजाति में एक नाम लिया था मोरंग, यानी उनके गांव के बाहरी किनारे पे या इनका गांव का जो मुख्य सड़क होता है उस मार्ग के ऊपर मैंने कहा था कि एक बड़े हॉल टाइप में होता है जिसमें गांव के युवक रहते हैं। उसके पीछे हम लॉजिक ये भी मान सकते हैं कि वो युवक उस गांव की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, अपने मनोरंजन के कार्य भी वो लोग अपने उसी क्षेत्र में करते हैं। तो वहां नाम था मोरंग, जबकि धोतुल किसका है, गोंड जनजाति से संबंधित है। और यहाँ भी कौन रहता है, युवक युवतियां रहती है। ये क्या है, एक युवक ग्रह है। ये जो इनका युवक ग्रह होता है जिसे धोतुल कहा जाता है, इस धोतुल के आसपास सरकार के द्वारा या हम कहें कि गवर्नमेंट्स फैसिलिटीज तो दी जा रही है कर्मचारियों के लिए, उनके रहने के लिए। रेस्टोरेंट टाइप का जो हो कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी हुई होती है जिसे कहा जाता है कोस धोतुल। क्या कहा जाता है, कोस धोतुल, यानी सरकार के द्वारा जो एक आवास गृह है किसके लिए, कर्मचारियों के लिए, उनको एक सुविधा जो दी गई है ठहरने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, कोस धोतुल। और वो कहाँ होता है, युवक ग्रह के आसपास ही वो बिल्डिंग बनी हुई होती है, तो उसका पर्टिकुलर नाम क्या है, कोस धोतुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका अर्थव्यवस्था या इनका उद्यम क्या है। उद्यम बोले तो इनके कार्य मुख्य रूप से अपने दिनचर्या के अंदर ये किस प्रकार के कार्य अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए करते हैं। तो अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम देखते हैं कि गोंड जनजाति जो है वो उसका मुख्य कार्य क्या है, कृषि और आखेट। ये तो क्या है, इनका मुख्य कार्य है, यानी गोंड जनजाति जो है वो कृषि और आखेट मुख्य रूप से करती है, जबकि कृषि और आखेट के साथ साथ पशुपालन, मछली पकड़ना और कुटीर उद्योग या हम कह सकते हैं पशुचारण भी इन लोगों के अर्थव्यवस्था में शामिल है। यानी ये अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कृषि कार्य भी करते हैं, आखेट करते हैं, और अपने कृषि और आखेट के द्वारा जो प्राप्त सामान है, पशुपालन भी करते हैं, मछली पकड़ना, इन लोगों के द्वारा जो ये किया गया कार्य है और इससे जो उनको उत्पादन प्राप्त हो रहा है उसको वो बाजार में बेच करके अपना अर्थव्यवस्था को ये लोग बनाए रखते हैं। अगर हम कृषि में भी बात करें तो कृषि इनके द्वारा जो की जाती है वो शिफ्टिंग यानी स्थानांतरण कृषि की जाती है। सबसे पहली बात कौन सी कृषि, स्थानांतरण कृषि इन लोगों के द्वारा की जाती है, या हम कहें कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है। और इन लोगों के द्वारा जो कृषि स्थानांतरण कृषि जो की जा रही है उसके पर्टिकुलर दो प्रकार हैं। नंबर एक होता है दिप्पा कृषि और एक होता है पेंडा कृषि। देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि दिप्पा कृषि रूप है तो कौन सी कृषि का है, स्थानांतरण कृषि का। इसी प्रकार से पेंडा कृषि रूप है किसका, स्थानांतरण कृषि का। ये दोनों ही कृषि जो है वो स्थानांतरण, जैसा कि आपको पता भी होगा कि एक जगह पे ये कई वर्ष तक कृषि करते हैं, देन उस कृषि भूमि को प्रति भूमि के रूप में छोड़ दिया जाता है और नेक्स्ट 2-4 साल के लिए दूसरी जगह पे कृषि कार्य किया जाता है। तो वो कौन सी होती है, स्थानांतरण कृषि। इन दोनों में ही स्थानांतरण कृषि कार्य किया जाता है, लेकिन इन दोनों में फिर भी क्या है, एक अंतर होता है। कैसा अंतर होता है, दिप्पा कृषि जो होती है वो आप ये मानिए कि जो जंगली क्षेत्र होता है जहाँ कंदमूल, काफी घने जंगल वन जो होते हैं उन क्षेत्रों को साफ करके इन लोगों के द्वारा उस कृषि भूमि को तैयार किया जाता है और वहाँ 2-4 साल जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है दिप्पा कृषि। जबकि पेंडा कृषि जो होती है, यह पेंडा कृषि भी स्थानांतरण कृषि का ही रूप है, लेकिन बस्तर जो पठारी क्षेत्र है, ध्यान से सुनिए, बस्तर पठारी क्षेत्र में पहाड़ी ढालों के ऊपर जो कृषि की जाती है, हालांकि तरीका ये भी स्थानांतरण कृषि का ही है। 2-4 साल ये एक जगह पे कृषि करेंगे, देन ये वहां से स्थानांतरित होकर नेक्स्ट जगह पे कृषि कार्य करने लग जाते हैं और पीछे वाली कृषि भूमि को 2-4 साल के लिए प्रति भूमि के रूप में छोड़ दिया जाता है। तो पेंडा कृषि मैंने आपको बोला कि बस्तर पठारी क्षेत्र पे पहाड़ी ढालों पे सीढ़ीदार खेत बना करके इन लोगों के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। तो ये इन दोनों का क्या हो जाता है, डिफरेंस, मेजर डिफरेंस हो जाता है कि जंगली क्षेत्र को कृषि योग्य बना करके जो कृषि की जाती है वो है दिप्पा कृषि, जबकि पठारी क्षेत्र में पहाड़ी ढाल के ऊपर या पठारी ढाल के ऊपर जो कृषि कार्य की जा रहा है सीढ़ीदार खेत बना करके, वो कौन सी कृषि है, पेंडा कृषि। तो ये इन दोनों में क्या है, मुख्य अंतर आ जाता है। दिप्पा कृषि और पेंडा कृषि जो कि गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है, इसमें
मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए ढाल का जो नीचे का भाग होता है, जहाँ ये पेंडा कृषि कर रहे हैं, ढाल के ऊपर मैंने आपको बताया सीढ़ीदार खेत बना करके, तो उसमें ढाल का जो नीचे का भाग होता है वहाँ लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठे इनके द्वारा रख दिए जाते हैं, ताकि जो ढाल के सहारे आने वाला पानी है वो वहीं थोड़े दिन तक रुका रहे, और उसके रुके रहने से क्या होगा कि वो पानी वहीं की क्षेत्र में अंदर जो है वो रिसता जाएगा और धीरे धीरे उस क्षेत्र में आर्द्रता बनी रहेगी। इसके अलावा प्रतिभूमि इनके द्वारा छोड़ी जाती है, जैसे कि 2-4 साल के लिए उस प्रतिभूमि में उत्पादकता की मात्रा बढ़ने लग जाए, देन नेक्स्ट वापस उसी पे ही 2-4 साल बाद के लिए इन लोगों के द्वारा कृषि कार्य करने शुरू कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कृषि और आखेट के साथ साथ पशुपालन या हम कहें कि पशुचारण भी इन लोगों के द्वारा किया जाता है। एक इसमें विशेष वर्ग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग वर्ग भी है, मूरिया, मारिया, डोकरा, ये क्या है, गोंड जनजाति के वर्ग है। तो इसमें एक वर्ग होता है रावत वर्ग। कौन सा वर्ग? रावत वर्ग है। कौन सी जनजाति का? गोंड जनजाति का। इस रावत वर्ग के द्वारा, हालांकि रावत वर्ग को गोंड जनजाति में ही ब्राह्मण जाति माना जाता है, तो इस रावत वर्ग के द्वारा यह पशु कार्य या पशुचारण का कार्य किया जाता है। ये पशु पालते हैं और इनके द्वारा पशुओं का भी लेन देन एक दूसरे में किया जाता है, और पशुओं के द्वारा प्राप्त जो उत्पाद होता है, दूध, दही, घी, इसका भी एक दूसरे के साथ व्यापार के रूप में या हम कहें कि लेन देन इनके द्वारा किया जाता है। जैसा कि रावत वर्ग जो होता है वो पशुपालन के लिए इन लोगों में मुख्य रूप से इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो कुरुख वर्ग, इसके अलावा केवट और झिम्मर वर्ग, ये क्या है, इनके अलग अलग वर्ग हैं। यानी जिस प्रकार से रावत वर्ग है वैसे ही कुरुख वर्ग, झिम्मर वर्ग, इस वर्ग के द्वारा क्या किया जाता है, मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है, और पकड़ी गई मछली को ये लोग खाने में भी काम में लेते हैं और इसका व्यवसाय भी ये लोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुटीर उद्योग। इन लोगों के द्वारा अपने जो छोटे छोटे इनके बसाए हुए गांव है, जिन्हें क्या कहा जाता है, टोला कहा जाता है, तो इन गांव पे एक विशेष, वैसे कोई अलग से जाति नहीं होती है, लेकिन इन्हीं में से लुहार जो क्षेत्र है या हम कहें लुहार जो वर्ग है, मैंने क्या आपको बताया कि लुहार कोई अलग से इनमें वर्ग नहीं है, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग लुहार का पैसा शुरू कर देते हैं या लुहार का व्यवसाय शुरू कर देते हैं। तो इस लोहार के द्वारा औजार बनाए जाते हैं, जिससे ये कृषि कार्य में भी काम में लेते हैं, आखेट करने में भी काम में लेते हैं, मछली पकड़ने में भी काम में लेते हैं। तो इस प्रकार इन लोगों के द्वारा क्या है कि ये लोहार का काम किया जाता है। इसके साथ ही इसमें हथकरघे का काम भी होता है, यानी कुटीर उद्योग में जहाँ ये लोहार का काम करते हैं वहीं हथकरघे का काम भी किया जाता है। यानी एक वर्ग होता है अरिसी वर्ग। कौन सा? अरिसी वर्ग। गोंड जनजाति का यह वर्ग है, और इस वर्ग के द्वारा कपड़े बुनने का और कपड़े बनाने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? अरिसी वर्ग के द्वारा। तो ऐसा कि हमने देखा कि गोंड जनजाति के द्वारा कृषि, आखेट, पशुपालन एवं पशुचारण, मछली पकड़ना, कुटीर उद्योग, इस तरह के इन लोगों के क्या होते हैं, अपने विशेष कार्य होते हैं, जिनके द्वारा ये अपनी अर्थव्यवस्था बनाए रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके औजार एवं उपकरणों के बारे में। तो अभी मैंने आपके सामने नाम लिया कि लोहार जो इनमें लोग होते हैं, जिनका एक ऐसा क्या होता है, लोहार का कार्य होता है। तो इस लोहार वर्ग के द्वारा बनाए गए जो औजार होते हैं, हालांकि बहुत सफाई से और बहुत ही तरीके से बनाए हुए नहीं होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा काम ये लोग हाथ से करते हैं। तो उन हाथों से बनाए हुए औजारों के ज्यादा सफाई से नहीं बनाया हुआ होता, लेकिन इनके अपने काम निकालने में तो वो हथियार काम में आते ही हैं। जैसे कृषि कार्य करने के लिए जो इनके दराती होती है, जो हल होते हैं, या खुदाई करने के लिए जो खुरपी होती है, ये जो इनके औजार जो होते हैं वो कृषि कार्य में ये लोग काम में लेते हैं। साथ ही मछली पकड़ने में भी इनके द्वारा जो उपकरण काम में लाए जाते हैं वो अपने ही वर्ग के बनाए हुए लोगों के द्वारा इनके होते हैं। साथ ही सिंचाई करने के लिए भी फावड़े, दराती, हंसिए, इस प्रकार के इनके औजार होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पशु बलियां।
यानी गोंड जनजाति के द्वारा पशु बलि भी दी जाती है। गोंड जनजाति के द्वारा पशुओं की बलि भी दी जाती है, या तो इनके कोई विशेष आयोजन होता है, या अपने उनके जो पूर्वज होते हैं उनकी प्रेतात्मा को भी खुश करने के लिए इन लोगों के द्वारा पशुओं की बलि दी जाती है। ये भी एक गोंड जनजाति की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वस्त्र एवं आभूषण कि गोंड जनजाति के द्वारा किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण मुख्य रूप से इनके द्वारा कौन से वस्त्र, सूती वस्त्र पहने जाते हैं। सूती वस्त्र इनके द्वारा पहने जाते हैं। अपने वस्त्र बनाने के लिए सूती कपड़ा ये लोग जो काम में लेते हैं, वह सूती कपड़ा ये लोग या तो इनके हथकरघे से निर्मित भी कर लिया जाता है, या इनके पास में जो मार्केट लगता है वहां से ये लोग खरीद लेते हैं और उस कपड़े से अपनी ड्रेसेस ही अपने आप बना लेते हैं, या इनके वर्ग में जो बनाने वाले टेलर जो होते हैं उनके द्वारा ही इनके वस्त्र बनाए जाते हैं। यानी इनका विशेष कोई ऐसा ड्रेस नहीं होती है, सूती कपड़े ये लोग पहनते हैं, ये इनकी मुख्य विशेषता है। आभूषण के नाम पे जो गोंड महिलाएं होती हैं वो मोती और मूंगे के आभूषण इन महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं, और इन्हीं मोतियों से ये महिलाएं जो है वो हार भी बनाती हैं। अपने जूड़े में लगाने वाला एक स्पेशल तरीके का जूड़ा जिसको बोल सकते हैं, जिसमें ये रंग बिरंगे फूलों का भी उपयोग करती हैं। इसके साथ ही इनके द्वारा लकड़ी में भी बांस की लकड़ी के कंगे इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के इनके वस्त्र और आभूषण होते हैं, यानी जहां इनकी महिलाओं के द्वारा जो बांस के बने हुए कंगे काम में लिए जाते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें कि जब विवाह होकर के लड़की जो है जब पति के घर चली जाती है तो अपने माँ बाप के घर के जो कंगे होते हैं वो वहीं छोड़ जाती है। यानी इनको कंगों को रखने की एक बहुत जबरदस्त प्रथा होती है कि एक लड़की जो है वो कम से कम 12 कंगे अपने पास रखती है। और लड़कियों को तो वैसे ही कॉस्मेटिक सामान का आपको पता है बहुत ज्यादा क्रेज होता है कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो। तो उसी क्रेज के अकॉर्डिंग इनकी जो युवतियां होती है, जो लड़कियां होती है गोंड जनजाति में, वो बहुत सारे कंगे अपने पास रखती है, लेकिन शादी के बाद वो कंगे वहीं छोड़ जाती है और पति के घर का ही कंगा काम में लिया जाता है। ऐसी प्रथा गोंड जनजातियों में है। और एक इनमें मुख्य विशेषता चित्र गुदवाना, जिनको आजकल हम लोग क्या कहते हैं, टैटू बनाना। क्या कहते हैं? टैटू बनाना। तो चित्र अपनी बॉडी के ऊपर गुदवाना भी इनमें क्या है, एक मुख्य विशेषता होती है। अब हम देखते हैं कि गोंड जनजाति में श्रम मजदूरी एवं कबाड़ी प्रथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि कबाड़ी प्रथा कौन सी जनजाति से संबंधित है, ऐसा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। या कबाड़ी प्रथा क्या है, ऐसा भी आपसे कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो श्रम मजदूरी यानी कहीं भी ये श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं तो वहां गोंड लोगों को या तो पैसे दिए जाते हैं वेतन के रूप में, या इन लोगों को अनाज दिया जाता है। इसे तो अपन क्या कहेंगे, श्रम मजदूरी। यानी जिन्होंने यहाँ अपना श्रमिक या श्रम कार्य किया वहां इनको क्या दे दी गई, उसके एवज में मजदूरी दे दी गई। लेकिन कभी कभी इनके द्वारा जो की जाने वाली मजदूरी है या इनके मजदूरी के रूप में किया जाने वाला जो कृषि कार्य है वो एक दासता का रूप ले लेता है। यानी दास लोग जो होते हैं किसी प्राचीन समय में जो होते थे, उस तरीके से इनके द्वारा किया जाने वाला जो कृषि कार्य है वो रूप ले लेता है। कौन सा? दासता का रूप। और एक मजदूर किसी अपने मालिक के यहाँ जो खेत में कार्य कर रहा है और उस कार्य के करते करते वो अपनी बेटी के विवाह के लिए जब वो अपने मालिक से कोई कर्जा उधार ले लेता है या कोई पैसे जब वो उधार ले लेता है और उस पैसे के बदले में वो क्या करता है कि उसके खेत में कार्य करता रहता है। यानी वो पैसा वापस लौटाने के एवज में क्या करता है, उसके खेत में कार्य करता रहता है। और अगर उसके सर पे कर्जा ज्यादा हो जाता है तो हो सकता है उसको जिंदगी भर वो अपना कर्जा लौटाने के एवज में उसके खेत में कार्य करना पड़े, मजदूरी करनी पड़े। तो उसे क्या कहते हैं, कबाड़ी प्रथा कहा जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान के द्वारा अपने मालिक का वह कर्ज वापस नहीं लौटाया जाता और उसकी उम्र पूरी हो जाती है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो
उस समय वो कर्जा किसके माथे आ जाता है, उसके पुत्रों के माथे आ जाता है। और उसके पुत्र भी उसी प्रकार से जैसा कि उसके पिता वहां कार्य करते थे, उनके खेतों में कार्य करते रहते हैं। किस एवज में? अपना कर्ज लौटाने के एवज में। इसे कहा जाता है कबाड़ी प्रथा। कौन सी जनजाति में है? तो ये है गोंड जनजाति में। कहीं कहीं आपको कबाड़ी प्रथा या कहीं आपको कबाड़ी मजदूर प्रथा भी शब्द दिख सकता है। यानी आप कबाड़ी शब्द से ध्यान में रखें कि कबाड़ी मजदूर प्रथा और कबाड़ी प्रथा एक ही चीज होती है, लेकिन इसके मुख्य लक्षण मैंने आपको क्या बताया कि कर्ज लौटाने के एवज में मालिक के खेत में उम्र भर उनको काम भी करना पड़ सकता है, तो वो होती है कबाड़ी प्रथा। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग अध्ययन करते हैं कि गोंड जनजाति ने किस प्रकार से वर्तमान समय में अपने आप को विकसित किया है, या हम कहें कि किस प्रकार से उन लोगों में परिवर्तन आया है। तो जैसा कि अन्य जनजातियों के लिए भी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं कि यह जनजाति अपने आप को विकसित करे और उनके रहन सहन में, उनके समाज में भी धीरे धीरे परिवर्तन आए, तो उसी प्रकार भारत सरकार ने गोंड जनजाति के लिए भी अपनी तरफ से काफी सुविधाएं प्रस्तुत की हैं और इन लोगों को धीरे धीरे यातायात की सुविधा भी इनके क्षेत्र में मिलने लगी है। तो इन लोगों का संपर्क अपने पास के जो नगर है, महानगर है, उनसे होने लगा है। तो इन लोगों ने अपने आप को परिवर्तित भी किया है। सरकार के द्वारा इनके लिए एजुकेशन, कहीं कहीं जॉब में इनके लिए एक रिजर्व सीट्स भी दी जाती है। तो ऐसी सुविधाएं सरकार के द्वारा दिए जाने के कारण गोंड जनजाति जो है वो आज अपने आप को काफी विकसित कर चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में भी आज गोंड जनजाति जो है वो काफी हद तक नजर आने लगी है। साथ ही इस क्षेत्र में जो कोयला खनन है, लोहा इस्पात खनन है, या इनके जो इस्पात केंद्र जो स्थापित किए गए हैं, उद्योगों में भी गोंड जनजाति के लोग जो हैं वो आज कार्य कर रहे हैं। यानी इनका जो एक पर्टिकुलर जो प्राचीन समय से चले आ रहा है एक परंपरा थी कि इनको दीपा कृषि, पेंडा कृषि या आखेट करना, पशुपालन करना, ये धीरे धीरे ये लोग क्या है चेंज करने लगे हैं और अपने आप को कहाँ इन्होंने व्यवस्थित किया है, तो वहाँ के जो आसपास के उत्खनन क्षेत्र या हम कहें कि जो उद्योग यूनिट्स जो लगाई गई है उनमें ये लोग अपना स्थान प्राप्त करने लगे हैं। तो इस प्रकार गोंड जनजाति ने अपने आप को समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित भी किया है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की किसके बारे में? भारत की जनजाति गोंड के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह अच्छे से समझ में भी आई होगी और यह जो जनजाति है वो कोई भी बुक से आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगी और यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, यही मैं उम्मीद करती हूँ। और आप लोगों से यही कहूँगी कि अपना यह चैनल ज्योग्राफी विद सुमन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी करवाइए। थैंक यू।